नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे शिक्षण अभिरुचि से संबंधित आज के प्रश्न रहेंगे और साथ ही साथ जो है उत्तराखंड प्लस जीएस प्लस खेल प्लस पुरस्कार से संबंधित आज के प्रश्न रहेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का सेशन रहने वाला है और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और जरूर बताएं कि आपने जो है आज के सेशन में कितने क्वेश्चन जो है सही किए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और पहला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आंसर कीजिए पहले क्वेश्चन का। देखिए क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, इन चारों में आपने बताना है तक्षशिला, नालंदा, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो क्या रहेगा राइट आंसर? प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र था तक्षशिला और नालंदा। ठीक है, तो सी आपका राइट रहेगा, उपरोक्त दोनों आपका सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 2 देखिए, किस रियासत के द्वारा जो है सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को अपनाया गया था। ठीक है, क्या पूछा है? रियासत पूछा है। ठीक है, किस रियासत के द्वारा जो है सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को अपनाया गया? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों इसका? जयपुर, बनारस, हैदराबाद, बड़ौदा। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का? तो किस रियासत के द्वारा सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को अपनाया गया था? तो राइट आंसर रहेगा आपका बड़ौदा रियासत। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा। बड़ौदा रियासत जो है के द्वारा जो है सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था आपको ये भी पूछा जा सकता है। तो 1901 में अपनाया गया था। ठीक है, इसको याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर करिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर हुई थी? तो बताइए, यूजीसी का पूछा है। ठीक है, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना किसकी अनुशंसा पर हुई थी? तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का? मैंने आपको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, जिसने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकता है। ठीक है, तो बताइए यूजीसी की स्थापना की अनुशंसा जो है किसकी अनुशंसा पर हुई थी? यूजीसी की स्थापना। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का? 3 का राइट आंसर रहेगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग ने अनुशंसा की थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का सुझाव किस आयोग ने दिया था? बताइए, कोठारी आयोग, सैडलर आयोग, राधाकृष्णन आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का सुझाव जो है, समवर्ती सूची में रखने का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो 4 का राइट आंसर रहेगा आपका राधाकृष्णन आयोग ने जो है सुझाव दिया था। ठीक है, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? आंसर करिए। मुदालियर आयोग ने प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में कितने वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम की संस्तुति की है? तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? तो क्वेश्चन को अच्छे से समझें कि मुदालियर आयोग की बात हो रही है। ठीक है, तो मुदालियर आयोग ने जो है प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण यानी कि जो प्राइमरी टीचर होते हैं उनकी ट्रेनिंग का पाठ्यक्रम कितने वर्ष का होना चाहिए ये कहा था, तो संस्तुति दी थी। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो क्या रहेगा राइट आंसर? देखिए, तो मुदालियर आयोग ने जो है प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग संस्थानों में जो है कितने वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम की संस्तुति की थी? तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? राइट आंसर रहेगा आपका 2 वर्ष। ठीक है, याद रखें प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण जो है यानी कि प्राइमरी जो टीचर होते हैं उनकी ट्रेनिंग 2 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, इनकी ट्रेनिंग का मतलब जो जैसे पहले बीटीसी होती थी, लेकिन अब क्या होता है, अब वर्तमान में डीएलएड चल रहा है। ठीक है, तो 2 वर्ष का जो है ये कार्यक्रम की संस्तुति किसने की थी? मुदालियर आयोग ने। ठीक है, इसको याद रखें। चलिए आगे चलते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पर 6। देखिए, मुदालियर आयोग ने माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में कितने अवधि के कार्यक्रम का सुझाव दिया है? तो इम्पोर्टेंट है, क्या रहेगा आंसर बताइए? मुदालियर आयोग ने जो है माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण का मतलब है इनकी जो सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग होती है संस्थानों में कितने अवधि के कार्यक्रम का सुझाव दिया है मुदालियर आयोग ने? तो राइट आंसर रहेगा 6 का, क्या रहेगा राइट आंसर? राइट आंसर रहेगा आपका 1 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष आपका राइट रहेगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। 7 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं शिक्षा का, अंग्रेजी शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है किसको कहा जाता है। तो राइट आंसर रहेगा आपका वुड डिस्पैच। ठीक है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, वुड डिस्पैच 1854। ठीक है, 1854 याद रखें इसको। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, वुड डिस्पैच को कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, वुड डिस्पैच को। आपका बी राइट रहेगा 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का संशोधन किया गया था। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का संशोधन किसने किया, ये पूछा है। यशपाल समिति, राममूर्ति आयोग, जनार्दन कमेटी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या रहेगा बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का संशोधन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, यानी कि राममूर्ति आयोग या राममूर्ति कमेटी के द्वारा जो है संशोधन किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। ठीक है, 1986 वाली में। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। अंतिम रूप से कक्षा कक्ष में अभिप्रेरणा की कुंजी क्या है। ठीक है, यानी कि अंतिम रूप में कक्षा कक्ष में अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन की कुंजी क्या है। विषय वस्तु में निहित रुचि या फिर अध्यापक का व्यक्तित्व या फिर कक्षा कक्ष का भावात्मक वातावरण या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, अंतिम रूप से कक्षा कक्ष में जो है मोटिवेशन की कुंजी क्या है। तो राइट आंसर रहेगा आपका विषय वस्तु में निहित रुचि। ठीक है, ए आपका राइट रहेगा इसका, क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब बच्चे पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु में रुचि लेते हैं और विषय वस्तु उनके वास्तविक जीवन से संबंधित होता है तो वो इस जो है सीखने के लिए जो है क्या होते हैं, क्या रहते हैं, अभिप्रेरित रहते हैं। ठीक है, तो ए आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। रामनगर नैनीताल में, अब यहाँ से उत्तराखंड के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए रामनगर नैनीताल में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन जो है कब किया गया। देखिए 1955, 1960, 1967 या फिर 1975। तो क्या रहेगा, देखिए नैनीताल, रामनगर नैनीताल में पूछा क्या गया है, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन पूछा है कब किया गया। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का क्या रहेगा दोस्तों, रामनगर नैनीताल में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किस वर्ष हुआ। तो राइट आंसर रहेगा आपका 1967 यानी कि 1967 में। ठीक है, याद रखें 1967 में जो है पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया रामनगर नैनीताल में। किसके द्वारा किया गया अगर ये पूछा जाता है तो किसके द्वारा किया गया, याद रखें दया कृष्ण पांडे द्वारा किया गया। ठीक है, दया कृष्ण पांडे। ठीक है, दया कृष्ण पांडे। ठीक है, याद रखें, दोबारा लिख देता हूं, दया कृष्ण पांडे। ठीक है, यानी कि दया कृष्ण पांडे द्वारा जो है रामनगर नैनीताल में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन 1967 में किया गया। तो सी आपका राइट रहेगा इसका। ठीक है, इसको याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें दोस्तों। 12 क्या है, देखिए दूधातोली श्रृंखला से निम्न में से कौन सी नदी नहीं निकलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दूधातोली श्रृंखला से निम्न में से कौन सी नदी नहीं निकलती है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी नहीं निकलती है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दूधातोली श्रृंखला से कितनी नदियां निकलती हैं। तो आपको पता होगा कितनी निकलती हैं, 5 नदियां निकलती हैं। ठीक है, तो उनमें से एक नहीं निकलती है, वो बताना है आपने। देखिए आटागाड़, पूर्वी नयार, पूर्वी रामगंगा और पश्चिमी नयार। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, राइट आंसर रहेगा 12 का सी आपका राइट रहेगा। पूर्वी रामगंगा जो है दूधातोली श्रृंखला से नहीं निकलती है। ठीक है, तो देखिए आटागाड़ निकलती है एक, पूर्वी नयार निकलती है, पश्चिमी नयार निकलती है, 3 ये हो गए। उसके बाद पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, याद रखें पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा और उसके साथ ही
वुनो नदी, ठीक है, वुनो नदी। तो ये 5 जो हैं नदियां निकलती हैं दूधातुली श्रृंखला से, ठीक है। कौन कौन सी? आटागाड़, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, वुनो नदी और पश्चिमी रामगंगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका सी रहेगा, पूर्वी रामगंगा जो है दूधातुली श्रृंखला से नहीं निकलती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो देखिए, काली व लोहावती नदी का संगम कहाँ होता है? तो आपने काली और लोहावती नदी का संगम बताना है, ठीक है। तो इन दोनों नदियों का संगम कहाँ होता है? ऑप्शन देखिए, मीठा रीठा साहिब चंपावत, गढ़मुक्तेश्वर चंपावत, या नेटवाड़ उत्तरकाशी, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का? काली व लोहावती नदी का संगम कहाँ होता है? तो राइट आंसर रहेगा 13 का गढ़मुक्तेश्वर में होता है, चंपावत में, ठीक है। याद रखें, गढ़मुक्तेश्वर चंपावत में जो है काली व लोहावती नदी का संगम होता है, ठीक है, याद रखें। बात करें मीठा रीठा साहिब जो चंपावत में है, तो यहाँ पर संगम कौन कौन सी नदियों का होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसमें जो है आपका ए जो है, यानी कि मीठा रीठा साहिब जो चंपावत में है, यहाँ पर किस किस नदियों का संगम होता है? लधिया व देखिए लधिया प्लस राटिया नदी का संगम होता है आपका कहाँ? मीठा रीठा साहिब चंपावत में, ठीक है। लधिया और राटिया नदी का संगम होता है आपका कहाँ? मीठा रीठा साहिब चंपावत में, ठीक है। और बात करें आपका नेटवाड़ की, तो सी जो आपका नेटवाड़ उत्तरकाशी का एरिया है, यहाँ संगम होता है रुपिन व सुपिन नदी का, ठीक है, पूछा जा सकता है, ठीक है। रुपिन प्लस आपका सुपिन, ठीक है। रुपिन सुपिन का जो है संगम होता है, रुपिन नदी और सुपिन नदी का कहाँ होता है? नेटवाड़ उत्तरकाशी में होता है, ठीक है। और काली व लोहावती नदी का संगम कहाँ होगा? आपका राइट आंसर है आपका गढ़मुक्तेश्वर चंपावत, ठीक है। अब तीनों आपको पता चल गए, ठीक है। रुपिन सुपिन का संगम कहाँ होता है? नेटवाड़ में होता है। मीठा रीठा साहिब में किन नदियों का संगम होता है? आपका लधिया व राटिया नदी का संगम होता है। गढ़मुक्तेश्वर में काली और लोहावती नदी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, यानी कि उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा पूछा है, सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है बताइए? नंदौर वन्यजीव विहार, अस्कोट, मसूरी वन्यजीव विहार, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा 14 का? राइट आंसर रहेगा आपका मसूरी वन्यजीव विहार जो है ये सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। कहाँ पड़ता है आपका? देहरादून में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए इसका आंसर कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, चांडालिका नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए क्या रहेगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का? बताइए, चांडालिका जो है ये पुस्तक है, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, शिवानंद, या कुलदीप नैयर। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? चंडालिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो चंडालिका नामक पुस्तक जो है ये किसने लिखी है? तो राइट आंसर रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है चंडालिका पुस्तक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या रहेगा इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है आपका, खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न जो है किस वर्ष दिया गया? चलिए आंसर कीजिए, खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न जो है किस वर्ष दिया गया? 1985, 86, 87, 88, क्या रहेगा राइट आंसर बताइए। बताइए, खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है भारत रत्न जो है किस वर्ष दिया गया? तो राइट आंसर रहेगा आपका 1987 में जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है भारत रत्न दिया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आंसर करिए। चलिए 17 हरगोविंद खुराना को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया, कब दिया गया बताना है आपने। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1958, 1968, 78 या 89, बताइए क्या रहेगा राइट आंसर। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था दोस्तों? तो राइट आंसर रहेगा आपका 1968 में दिया गया था, ठीक है। बी आपका राइट रहेगा, याद रखें यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है।
तो हरगोविंद खुराना को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1968 में दिया गया। ठीक है, चलिए इसका आंसर करिए। किस वर्ष नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा? ठीक है, यानी कि किस वर्ष जो है ये नियम बना दिया गया कि मरने के बाद इनके मरणोपरांत किसी को भी जो है नोबेल पुरस्कार या नोबेल प्राइज नहीं दिया जाएगा? तो बताइए किस वर्ष से ये नियम बना दिया गया? 1970, 71, 72 या 74? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों इसका? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए। किस वर्ष नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा? तो 18 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 1974, यानी कि डी आपका राइट रहेगा। तो देखिए 1974 में जो है ये नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को भी जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, याद रखें इसको, 1974। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन है आपका, वाटर पोलो खेल को शुरू करने का श्रेय जो है किसको जाता है? बताइए। और आप साथ ही साथ कमेंट भी करेंगे कि वाटर पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो वाटर पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, तो देखिए शुरू करने का श्रेय, वाटर पोलो खेल को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? विलियम विल्सन, वुड्रो कालरा या डेविड स्वान या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? बताइए, वाटर पोलो खेल को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो 19 का राइट आंसर रहेगा आपका विलियम विल्सन को। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा, यानी कि विलियम विल्सन को जो है वाटर पोलो खेल को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, और वाटर पोलो की शुरुआत कब से हुई? तो वाटर पोलो की शुरुआत हुई 1860 यानी कि 1860 से। ठीक है, 1860 में इसकी शुरुआत हुई। कहाँ हुई? इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड। ठीक है, तो इंग्लैंड में शुरुआत हुई और शुरू करने का श्रेय जाता है विलियम विल्सन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। 20 देखिए, कारगिल जो है एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। कारगिल एक यात्री की जुबानी ये पुस्तक है। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक आपने बताना है। कारगिल एक यात्री की जुबानी। ऑप्शन है आपका हुमा कुरैशी, किरण बेदी, ऋषि राज या जिमी सोनी? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? कारगिल एक यात्री की जुबानी ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक लिखी गई है आपका ऋषि राज के द्वारा। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 क्या है? किसके शासनकाल में गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास हुआ? ठीक है, आपने बताना है किसके शासनकाल में गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ। कनिष्क, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम? क्या रहेगा राइट आंसर 21 का? बताइए। किसके शासनकाल में गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास हुआ? तो राइट आंसर रहेगा आपका कनिष्क के शासनकाल में जो है गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ। तो आपका ए राइट रहेगा 21 का। ठीक है, तो गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ है कनिष्क के शासनकाल में। ये आपका राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले ने कब की? ठीक है, आपको ईयर बताना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये बन गया कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फूले ने की। ठीक है, कब की बताना है आपको। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 1865, 70, 73 या 82? तो 22 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की। कब की? तो राइट आंसर रहेगा 1873 में। ठीक है, याद रखें सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? 1873 में। किसने की? आपका ज्योतिबा फूले। ठीक है, चलिए सी आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं 23 पर। 23 क्या है? देखिए, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है, ये किसका कथन है? बताइए। विवेकानंद, सावित्रीबाई फूले, अरविंदो या रविन्द्रनाथ टैगोर?
तो देखिए मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो 23 का राइट आंसर है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 23 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 24, बताइए 24 का राइट आंसर क्या रहेगा? इजी क्वेश्चन है। प्लेटो का जन्म जो है किस देश में हुआ था, बताना है आपने। तो किस देश में हुआ था प्लेटो का जन्म? इंग्लैंड, यूनान, चीन, स्विट्जरलैंड। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 24 का राइट आंसर रहेगा आपका, प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ? यूनान देश में हुआ, यानी कि बी आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25, पर्यावरण के साथ जो है पूर्ण अनुकूलन का अर्थ है मृत्यु, किसका कथन है? चलिए बताइए किसका कथन है? प्लेटो, रूसो, डेवी, कमेनियस। तो देखिए पर्यावरण के साथ जो है पूर्ण अनुकूलन का अर्थ है मृत्यु, ये किसके द्वारा कहा गया, किसका कथन है? तो 25 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो 25 का राइट आंसर रहेगा जॉन डेवी। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। डेवी ने कहा है कि पर्यावरण के साथ पूर्ण अनुकूलन का अर्थ है मृत्यु। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। 26 देखिए क्या है? दर्शन जो है ज्ञान, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, किसने कहा है? ठीक है, क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूं आपको। ठीक है, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, किसने कहा है? प्लेटो, अरस्तु, फिस्टे या फिर काम्टे। तो राइट आंसर क्या रहेगा 26 का? बताइए। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, किसने कहा है? तो दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, ये कहा है आपका फिस्टे ने। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें। 27 है देखिए, दर्शन जो है सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है, किसने कहा है? ठीक है, यानी कि दर्शन जो है सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। ठीक है, ये किसने कहा है? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन या फिर अरविंद। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों 27 का? दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है, किसने कहा है? तो राइट आंसर रहेगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है। सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 27 का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें। 28 है आपका, योग दर्शन में चित्त का प्रयोग किसके लिए किया गया है? बताइए। योग दर्शन में जो है चित्त का प्रयोग किसके लिए किया गया है? मन प्लस बुद्धि, मन प्लस अहंकार, बुद्धि प्लस अहंकार या फिर मन प्लस बुद्धि प्लस अहंकार। तो राइट आंसर क्या रहेगा 28 का? तो देखिए योग दर्शन में जो चित्त है वो चित्त का प्रयोग जो है किसके लिए किया गया है? तो इसका उपयोग जो है मन, बुद्धि और अहंकार तीनों के लिए किया गया है। ठीक है, तो डी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 का। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 क्या है देखिए, नैतिक आदर्शवाद के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? ठीक है, तो नैतिक आदर्शवाद के अनुसार अंतिम जो सत्य है वो क्या है, वो बताना है। नैतिक आदर्शवाद के अनुसार पदार्थ, प्रकृति, आत्मा, परमात्मा। तो राइट आंसर क्या रहेगा 29 का? बताइए। नैतिक आदर्शवाद के अनुसार जो है अंतिम सत्य क्या है? तो नैतिक आदर्शवाद के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? अंतिम सत्य है परमात्मा। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा 29 का। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें। तर्कना बुद्धिवाद के प्रतिपादक कौन है? तो याद रखें, तर्कना बुद्धिवाद के प्रतिपादक कौन है? सुकरात, प्लेटो, कांट या वाल्टेयर। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का? तर्कना बुद्धिवाद के प्रतिपादक हैं, तो राइट आंसर रहेगा आपका कांट। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का। तर्कना बुद्धिवाद के प्रतिपादक कौन है? कांट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें। 31 है शिक्षण की अनुदेशन प्रणाली का विकास किसने किया? ठीक है, तो शिक्षण की जो अनुदेशन प्रणाली है इसका विकास किसने किया? प्लेटो, हर्बार्ट, फ्रोबेल या अरस्तु। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? शिक्षण की अनुदेशन प्रणाली का विकास किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर रहेगा आपका हर्बार्ट। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 31 का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 32 क्वेश्चन नंबर देखिए, आंसर कीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यथार्थवाद के अनुसार जो है अंतिम सत्य क्या है? ठीक है, यथार्थवाद आपने पढ़ा है, तो इसके अनुसार जो है अंतिम सत्य क्या है?
प्रकृति, पदार्थ, आत्मा, परमात्मा। तो 32 का राइट आंसर क्या रहेगा? यथार्थवाद के अनुसार जो है अंतिम सत्य क्या है? तो अंतिम सत्य है यथार्थवाद के अनुसार पदार्थ। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 32 का। चलिए 33 क्वेश्चन नंबर देखिए, आंसर करिए इसका। देखिए क्वेश्चन क्या है, बच्चा जो है जन्म से कोरी स्लेट होता है। ठीक है, यानी कि जो बच्चा है जन्म से कोरी स्लेट होता है, ये किसने कहा है बताना आपने। 33 का राइट आंसर क्या रहेगा? कमेनियस, रूसो, लॉक या प्लेटो। तो किसने कहा है बच्चा जन्म से कोरी स्लेट होता है? तो राइट आंसर रहेगा आपका लॉक के द्वारा कहा गया है। सी आपका राइट रहेगा 33 का। ठीक है, लॉक ने कहा है कि बच्चा जन्म से कोरी स्लेट होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? 34 प्रकृतिवादियों के अनुसार अंतिम सत्य पूछा है। ठीक है, तो प्रकृतिवादियों के अनुसार जो है अंतिम सत्य क्या है? पदार्थ, प्रकृति, मन या फिर बुद्धि। तो 34 का राइट आंसर क्या रहेगा? प्रकृतिवादियों के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? तो अंतिम सत्य है आपका प्रकृति। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 34 का। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें। 35 देखिए क्या है, अनुशासन के सुख दुख के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, यानी कि अनुशासन का जो सुख और दुख का जो सिद्धांत है, इसका प्रतिपादक कौन है? ठीक है, ये बताना है। रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर, हक्सले या प्लेटो। तो अनुशासन के सुख दुख के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो राइट आंसर रहेगा आपका हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, नाम याद रखें, हर्बर्ट स्पेंसर जो है इन्हें प्रतिपादक माना जाता है इनको सुख दुख के सिद्धांत का। ठीक है, यानी कि अनुशासन के सुख दुख के सिद्धांत का प्रतिपादक किसको माना जाता है? हर्बर्ट स्पेंसर को। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर जो है धर्म को किस रूप में स्वीकार करते थे? यानी कि टैगोर धर्म को किस रूप में स्वीकार करते थे? पूजा पाठ, कर्मकांड, मानव सेवा या ईश्वर भक्ति। क्या रहेगा राइट आंसर 36 का? रविंद्रनाथ टैगोर जो है धर्म को किस रूप में स्वीकार करते थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है धर्म को आपका मानव सेवा के रूप में स्वीकार करते थे। तो सी आपका राइट रहेगा इसका। ठीक है, 36 का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 देखिए, टैगोर पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? वेद, गीता, पुराण या उपनिषद। 37 का राइट आंसर क्या रहेगा बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? तो रविंद्रनाथ टैगोर पर जो है सर्वाधिक प्रभाव था आपका उपनिषद का। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 37 का। देखिए 38 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 38 देखिए, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? बताइए, आंसर करिए इसका। पूछा गया है विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? शारीरिक विकास होना चाहिए, नैतिक विकास होना चाहिए, या आपका आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, या फिर व्यवसायिक विकास होना चाहिए। तो क्या रहेगा राइट आंसर दोस्तों इसका? विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो 38 का राइट आंसर रहेगा विवेकानंद के अनुसार जो है शिक्षा का अंतिम उद्देश्य आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। तो सी आपका राइट रहेगा 38 का। ठीक है, चलिए 39 का आंसर करिए इसका। क्वेश्चन देखिए, विवेकानंद के अनुसार बालिका विद्यालयों में किस प्रकार के शिक्षक होने चाहिए? बताइए। क्वेश्चन नंबर 39, विवेकानंद के अनुसार जो है बालिका विद्यालयों में किस प्रकार के शिक्षक होने चाहिए? केवल पुरुष, केवल महिला, पुरुष महिला कोई भी, या फिर विवाहित। क्या रहेगा राइट आंसर बताइए 39 क्वेश्चन नंबर का। तो विवेकानंद के अनुसार बालिका विद्यालयों में किस प्रकार के शिक्षक होने चाहिए? तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 39 का, केवल महिला जो है शिक्षक होने चाहिए, या आपका 20 का राइट रहेगा 39 का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें। 40 देखिए, गांधी जी के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव जो है किसका था? चलिए बताइए, गांधी जी के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव, यानी कि महात्मा गांधी जी के ऊपर जो है सबसे अधिक प्रभाव किसका था? वेद का था, उपनिषद का था, गीता का था, या रामायण का था? तो 40 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 40 का राइट आंसर रहेगा आपका, तो महात्मा गांधी पर सबसे अधिक प्रभाव था गीता का। ठीक है, तो सी इसका राइट रहेगा 40 का।
चलिए 41 देखिए क्या है। 41 देखिए, अरविंद जो है ब्रह्म को किस रूप में मानते थे। ठीक है, जो अरविंद थे वो ब्रह्म को किस रूप में मानते थे। शून्य, सत्य, सत्य, चित्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों 41 का, अरविंद जो है ब्रह्म को किस रूप में मानते थे। तो राइट आंसर रहेगा 41 का, तो अरविंद जो है ब्रह्म को जो है सत्य के रूप में मानते थे। तो 20 का आपका राइट रहेगा 41 का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर देखिए। 42 क्वेश्चन नंबर क्या है देखिए, श्री अरविंद जो है आत्मा को किस रूप में मानते थे। तो आप सभी जानते हैं अरविंद जो है आत्मा को किस रूप में मानते थे, बताइए। ब्रह्म के अंश के रूप में, सत, चित्त या फिर चित्त धन आनंद। तो क्या रहेगा राइट आंसर 42 का, श्री अरविंद जो है आत्मा को क्या मानते थे, आत्मा को चित्त प्लस आपका आनंद मानते थे। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 42 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 43 क्या है देखिए, फ्रोबेल की दृष्टि से शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य होना चाहिए। किसके अनुसार है, फ्रोबेल की दृष्टि से शिक्षा का जो सर्वप्रथम उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आत्मिक एकता या फिर इंद्रिय प्रशिक्षण। तो देखिए 43 का राइट आंसर क्या रहेगा, फ्रोबेल की दृष्टि से पूछा है कि शिक्षा का जो है सर्वप्रथम उद्देश्य क्या होना चाहिए शिक्षा का। तो फ्रोबेल के अनुसार पूछा है फ्रोबेल के, तो राइट आंसर रहेगा इसका आत्मिक एकता। यानी कि फ्रोबेल की दृष्टि से शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या होना चाहिए, आत्मिक एकता। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 43 का। ठीक है, चलिए आगे देखिए 44 क्वेश्चन नंबर क्या है देखिए, मॉन्टेसरी ने किस स्तर की शिक्षा पर विचार व्यक्त किए हैं। तो आप जानते हैं मारिया मॉन्टेसरी, ठीक है, किस स्तर की शिक्षा पर विचार किया है, केवल शिशु पर, शिशु और बाल, केवल बाल या सभी स्तर पर। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, मारिया मॉन्टेसरी ने किस स्तर की शिक्षा पर विचार व्यक्त किया है। तो आप सभी जानते हैं किस पर किया है, तो राइट आंसर रहेगा केवल शिशु पर जो है इन्होंने अपना विचार व्यक्त किए हैं। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 45 देखते हैं। चलिए आंसर करिए इसका। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक या जन्मदाता कौन माने जाते हैं, बताइए। आंसर करिए 45, शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक या जन्मदाता कौन माने जाते हैं, कॉम्टे, स्पेंसर, जॉर्ज पाइन या जॉन डीवी। तो 45 का राइट आंसर क्या रहेगा बताइए। तो शैक्षिक समाजशास्त्र के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, तो 45 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों जॉर्ज पाइन को जो है शैक्षिक समाजशास्त्र का जन्मदाता माना जाता है। तो सी आपका राइट रहेगा जॉर्ज पाइन। ठीक है, शैक्षिक समाजशास्त्र के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, जॉर्ज पाइन। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई आपने बताना है। देखिए 46, द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। द स्कूल एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जॉर्ज पाइन, जॉन डीवी, किलपैट्रिक या फिर रूसो। राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों 46 का, द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, तो राइट आंसर रहेगा जॉन डीवी। ठीक है, जॉन डीवी की पुस्तक है द स्कूल एंड सोसाइटी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 47, आंसर करिए इसका। देखिए समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव बदलता रहता है, किसका कथन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए जो समाज है वो सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव बदलता रहता है, किसका कथन है ये बताना है। लापियर, मैकाइवर एंड पेज, जॉर्ज पाइन या फिर स्पेंसर। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों 47 का, समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव बदलता रहता है, ये कथन किसका है, ये कथन है मैकाइवर एंड पीस का। ठीक है, याद रखें इंपॉर्टेंट आपका है। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। तो मैकाइवर एंड पेज ने कहा है कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव बदलता रहता है, तो बी राइट रहेगा। आगे चलते हैं 48 पर। चलिए 48 का आंसर कीजिए, किसी समाज की संस्कृति से अर्थ उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से होता है। ठीक है, यानी कि किसी समाज की संस्कृति से अर्थ उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से होता है। तो ये कथन किसने कहा है बताना है, बताइए। टाइलर,
मैकाइवर एंड पेज, ब्राउन या ओटावे। 48 का राइट आंसर क्या रहेगा? किसी समाज की संस्कृति से अर्थ उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है ओटावे का। ठीक है, याद रखें, ओटावे का कथन है। डी आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए 49 देखिए क्वेश्चन नंबर। शिक्षा को समवर्ती सूची पर जो है किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? तो राइट आंसर क्या रहेगा 49 का? 49 का राइट आंसर रहेगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। ठीक है, मैंने आपको कई बार बताया है शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, शैक्षिक अवसरों की समानता पर सर्वप्रथम जो है विचार किस आयोग ने किया था? मुदालियर, कोठारी, राधाकृष्णन, वर्मा समिति। बताइए बताइए क्या रहेगा 50 का? शैक्षिक अवसरों की समानता पर सर्वप्रथम विचार किस आयोग ने किया था? तो 50 का राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा? 50 का राइट आंसर रहेगा कोठारी आयोग। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। कोठारी आयोग ने जो है शैक्षिक अवसरों की समानता पर जो है सर्वप्रथम विचार किया था। ठीक है, तो बी आपका राइट रहेगा इसका 50 का। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 50 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।